हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर पर। और गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम प्रतिदिन हल कर रहे हैं और ये इसका 5वां भाग है। तो यह वीडियो बिल्कुल बेसिक से होने वाला है और सारी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षा होती है जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये रामबाण वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 बोल रहा है, अशोक ने इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी और हिंदी इन विषयों में क्रमशः 76, 85, 77, 65 और 82 अंक जो कि 100 में से प्राप्त किए, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो विषयों में उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उन सभी को जोड़ लेंगे। तो पहले विषय है इतिहास जिसमें 76 अंक प्राप्त किए। अगला विषय है नागरिक शास्त्र जिसमें अंक आए हैं 100 में से 85 अंक, इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद अगला विषय था भूगोल जिसमें 77 अंक प्राप्त हुए, राइट। उसके बाद अगला विषय था अंग्रेजी जिसमें कि 65 अंक आए। उसके बाद आखिरी विषय था हिंदी जिसमें 82 अंक आए। अब टोटल विषय कितने थे, तो 5 विषय थे, इसलिए इसके टोटल में अपन क्या कर देंगे, 5 का भाग दे देंगे। यहाँ पर अंकों को जोड़ लेते हैं अपन, सारे अंक को। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 5 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 6 25 का 5, हासिल आया 2, 2 और ये 8 10, 10 और 6 16, 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23, 23 और 8, 23 और 8 हो जाएगा 31, 31 7 कितना हो जाएगा 38। तो टोटल आ गया 385। इसमें भाग देना है 5 का। क्यों देना है 5 का भाग, क्योंकि विषय कितने हैं, 5 है, राइट। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 7 35, 3 बचा, ये 35 हो गया, 5 7 35। तो आपका औसत निकल के आ जाएगा 77। आपका औसत हो जाएगा 77। इस सवाल का एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2। ए अनुपात बी दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी दे रखा है 6:9, सी अनुपात डी दे रखा है 15:19। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम लिख देंगे। ए का मान कितना है, 4 है, अनुपात 5, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 4 5, तो ये ए के नीचे 4, बी के नीचे 5। बी अनुपात सी दे रखा है 6:9, तो बी के नीचे 6 और सी के नीचे 9। सी अनुपात डी दे रखा है 15:19, तो सी अनुपात डी का मान कितना है 15:19। इस तरह से लिखेंगे। अब ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए अपने को इस संख्या का इसमें गुणा करना पड़ेगा। मतलब 4 का सबसे पहले गुणा होगा 6 से, गुणा होगा 15 से, क्लियर। तो ये ए का मान निकल के आ जाएगा कितना, तो 15 छंग कितना हो जाएगा 90, 90 का 4 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 360। तो ए का मान कितना आ गया 360। बी का मान कैसे निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए 5 का गुणा होगा 6 से और 6 का गुणा होगा 15 से। तो यहाँ लिख देंगे हम 5 का गुणा 6 से और गुणा होगा 15 से। तो 15 छंग 90, 9 पंजे 45, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 450, इसका मान आ जाएगा। सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए 5 का गुणा होगा 9 से और इसका गुणा होगा 15 से। तो 5 का गुणा होगा 9 से, 5 गुणित 9 गुणित 15, राइट। तो 5 9 45, 45 का गुणा 15 से, 45 का गुणा 15 से कितना आ जाएगा 15, 15 5 75 का 5, हसीलाया 7 और 15 चौक 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। तो सी का अनुपात जो आएगा वो आएगा 675। डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए 5 का गुणा 9 से, 9 का गुणा 19 से। तो 5 का गुणा 9 से और इसका गुणा होगा 19 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 9 45 और इसका गुणा होगा 19 से। तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 855, क्लियर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सबके बीच में अनुपात लग जाएगा। तो ए का मान आया आपके पास 360, क्लियर। बी का मान कितना है 450, सी का मान आया 675 और डी का मान आया आपका 855। अब ये संख्या किसी से कट रही है क्या, क्योंकि ये अनुपात तो आपका ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो इन सभी में 45 का भाग जा सकता है क्या, तो इसमें 45 का भाग देंगे अपन
तो 45 से अगर इसमें भाग देंगे तो 45 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 8। इसमें 45 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। इसमें 45 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये आपका 15 बार चला जाएगा। और 15 का इसमें 45 का इसमें भाग देंगे 855 में, तो ये 19 बार में चला जाएगा। तो आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान जो आएगा वो आएगा 8 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 19, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सवाल नंबर 2 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो आपको पता होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप बता दोगे कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कितनी होती है, 999 होती है। ये पूछ रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से होती है, क्योंकि इसके पहले के अंक तो 2 अंक के होते हैं। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या में से अपने को क्या करना है, 2 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और जो कि कितनी होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 99। तो 999 में से 99 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 900 संख्या है। मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो 900 संख्याएं संभव है। आपका डी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका सवाल नंबर 3 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। 7,500 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा मिश्र धन, और मिश्र धन के लिए आपको फार्मूला याद होगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इस फार्मूले की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकालेंगे। तो मूलधन आपका कितना है, 7,500 गुणित दर कितनी है आपकी, दर है 4%। तो ये 4% रख देंगे यहाँ पर, तो दर आपकी हो जाएगी 4%। और समय कितना है, 2 वर्ष के लिए है। बस इसको सरल कर लीजिए, 7,500 और ये 100 का गुणा इधर होगा तो 100 और 4 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 104 बटे 100, और 2 वर्ष है इसलिए इसको 2 बार गुणा कर लेंगे। क्लियर, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा 5 से, 25 से कट जाएगा, 25 दिए 75 और 25 चौक 100। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा हो तो उसको काट दीजिए। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर इसको काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 से फिर ये कट जाएगा कितनी बार में, 52 बार में। क्लियर, तो अब आपके पास क्या संख्या बची है, ये बची है 3 गुणित 52 गुणित 52। क्लियर, और 3 गुणित 52 का गुणा करेंगे तो 52 का गुणा 52 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, अपन यहाँ पर कर लेते हैं 52 गुणित 52, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 10 20, 20 का कितना आ जाएगा 0, हंसी लाया 2, 5 5 25 और 2 27। तो इसका गुणा करेंगे 52 में 52 का तो ये आ जाएगा 2704, और इसका गुणा होगा 3 से, तो इसका गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 का 2, हंसी लाया 1, 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 और 1 हंसिल का ऐसा कैसा है, 7 तिया 21 का 1, हंसिल आया 2 और 3 दूना 6 और 2 8। तो आपका मिश्र धन कितना आ जाएगा, 8,112 रुपए आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, CI पूछा है। तो CI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिश्र धन आया है उसमें से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। तो मिश्र धन आया है आपका 8,112 रुपए और मूलधन है आपका 7,500 रुपए। तो 8,112 में से क्या करना है, 7,500 को माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा, 612 रुपए आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 612 रुपए हो जाएगा। अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे चौथे सवाल का एकदम सही आंसर रहेगा।
बोलो आई क्या बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, आप केवल इस फार्मूले को याद रख लीजिए। इस फार्मूले की सहायता से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। 6x की घात 2 माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो हमें जो बहुपद दे रखा है वो है 6x की घात 2 माइनस 11x प्लस 3। क्लियर? अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब ये माइनस इसमें मान रख दे देंगे अपन, तो a का मान कितना है इस बहुपद में? x का मान, x स्क्वायर के साथ में जो रहेगा वो a का मान, उसके बाद x के साथ में जो रहेगा वो b का मान, तो x के साथ में माइनस 11 है, और जो अचर पद है वो आपका c का मान हो जाएगा, तो c का मान 3। तो यहाँ पर मूलों का योग पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस सूत्र का ऐसा कैसा, b का मान आपका माइनस 11 है, राइट, और a का मान कितना है? 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 11 बटा 6 आपका क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? 11 बटा 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। यदि 7 अंकों की संख्या, ये अंक आपको दे रखे हैं 7, और ये संख्या है, ये बोल रहा है 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? तो अपने को यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 5 0 4 x 5 y 3। ये कितने अंक है? 7 अंक है। पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। क्लियर? तो 7 अंक आपको दे रखे हैं, तो अब इसमें यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 का नियम इसमें देखना पड़ेगा। तो 11 का नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग अपने को करना है, सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान कौन कौन से हैं? तो पहला है सम स्थान आपका 2, तो दूसरे स्थान पर अंक कितना है? 0, तो 0, प्लस चौथे स्थान पर आपका x है प्लस x, छठे स्थान पर आपका y है प्लस y। क्लियर? अब इसी प्रकार से विषम स्थान देखना है, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थान कौन कौन से होते हैं? तो पहला अंक आपका 1, ये विषम स्थान है, पहले अंक पर 5 है, तीसरे अंक पर कौन सा अंक दिखाई दे रहा है आपको? 4, पांचवें पे आपको 5 दिख रहा है, और सातवें पे आपको 3 दिख रहा है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, तो 4 और 5 कितना हो जाए? 9, 9 और 5 कितना हो गया? 9 और 5 हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया? 14 और 3 सॉरी 14 और 3 कितना हो गया? 17 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर अंतर जो होता है, अंतर क्या होगा? इनका अंतर देखना है, तो x प्लस वाई माइनस 17, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x और y के योग का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई, और ये माइनस 17 है, उसको बराबर के उधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का 17 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? x और y का योग का मान क्या होगा? तो x और y के योग का मान कितना आ गया है? 17 आ गया है। तो 17 इस सवाल का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े सवाल नंबर 7। निम्नलिखित के गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। संख्या हमें दे रखी है 91 गुणित 92 गुणित 93 गुणित 94 गुणित 95 और गुणित डैश 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 कहाँ तक जा रहा है? 99 तक, और इसका इकाई अंक पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक आपका 4 है, इसका इकाई अंक आपका 5 है। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा? इकाई अंक 99 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो गुणित 9। क्लियर? अब जैसे आप 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा करोगे तो 3 गुना कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ इकाई अंक 6 हो गया। 6 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 4 आ जाएगा इकाई अंक। और जैसे ही आप 4 का गुणा 5 से करोगे तो 4 पंजे 20,
और इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा, मतलब आगे की सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका इकाई अंक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इस सवाल का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई क्या बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 2 आया है इकाई अंक पर और 5 आया है, जैसे ही आप 2 और 5 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। बाकी सारी संख्याएं जब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही इकाई अंक पर आएगा। और अपने को 4 संख्या याद रखना है, 0, 1, 5 और 6। जब भी ये 4 अंक आपको इकाई स्थान पर दिखाई दे तो आपको इकाई स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर 0 है तो 0 इकाई स्थान, 1 इकाई अंक पर है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही आपका इकाई अंक पर अंक रहेगा। क्लियर? सवाल नंबर 8, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन से की बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है √3/4 a की घात, दूर हो गया, a की घात 2। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्लियर? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 49√3, तो इसमें अपने को भुजा का मान मतलब a का मान ज्ञात करना है। तो ये √3/4 और a की घात 2। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से a की घात 2 को यहीं रहने देते हैं, बराबर के उधर 49√3 ऐसा कैसा। अब ये 4 नीचे था, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये √3 ऊपर था, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये √3 से √3 कैंसर, तो a स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 49 और 4, 49 और 4 का गुणा करेंगे क्योंकि बीच में चिन्ह गुणा का है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 का 6, हासिल आया 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। अब a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 196। अब 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 14। और हमसे पूछा है भुजा का मान, तो भुजा का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 8 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मस आपको दे रखा है 17, तो लस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसकी सहायता से आपको दो संख्याओं में से कोई एक संख्या दे रखी हो या एचसीएफ या एलसीएम में से कोई भी एक चीज दे रखी हो तो बड़ी आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल में अपने को क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है जो कि है 8670। और यहाँ पर बोला है कि लसा अपने को ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम का मान अपने को ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 17। क्लियर? अब ये 17 गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 8670 और बटे में आ जाएगा 17। तो 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 पंज 85, एक बचा, 17 हो गया, 17 एकम 17 और 0। तो एलसीएम का मान कितना निकल के आ गया, एलसीएम बराबर हो गया आपका 510। अर्थात आप बता सकते हैं कि एलसीएम का मान जो आया वो कितना आ गया, 510 आ गया। 510 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 दे रखा है √500 और करनी के अंदर यहाँ पर 3 दे रखा है, गुणित √16 गुणित √16 और करनी के अंदर कितना है, 3 है। तो यहाँ दोनों की करनी कितने की लगी है, 3 की। तो अपन इसको पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाकर लिख सकते हैं और यहाँ करनी में 3 और लिख सकते हैं 500 गुणित 16। क्लियर? अब यहाँ पर 500 जो है इसको अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट करनी 3 की। अब 500 को अपन लिख सकते हैं 125 गुणित 4, क्योंकि 125 गुणित 4 मतलब 125 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं तो 500 आता है क्या, 5 चौक 20 का 0, हासिल आया 2, 4 दूना 8 और 10 का 0, हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5।
मतलब 125 गुणित 4 अपन 500 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 125 जो किसका घनमूल होता है, तो 125 और आगे ये 16 जो है ऐसा कैसा, क्लियर। अब यहाँ पर इसको अपन देखते हैं, इसको थोड़ा और हल करते हैं। अंडर रूट करने के अंदर 3 और यहाँ पर ये 125 ऐसा कैसा, और 16 का गुणा 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये इसके करने के अंदर 125 और यहाँ करने के अंदर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, गुणित अंडर रूट 64 और करनी यहाँ पर कितना 3 की, तो ये इसका मान क्या होता है, इसका मान 5 होता है, इसका मान कितना होता है, 4 होता है, और 5 में गुणा करेंगे 4 का तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आपका इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है मिश्रधन, और मिश्रधन ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिख देता हूं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, क्लियर। P आपका कितना है, 5,000 है, गुणित रेट है आपकी 8%, तो ये कितना हो जाएगा, 108 बटा 100, और कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, इसलिए इसको 2 बार लिख लेंगे। समझ में आया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, और 4 से ये कट जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, ऊपर बचा 108 और इधर बचा आपका 54। 108 में 54 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,832 रुपए। ये आपका क्या आया है, मिश्र धन आया है। ए का मान आया, मतलब ये क्या है, मिश्र धन आया है। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपने को मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। मिश्रधन आया है आपका 5,832 रुपए और मूलधन था आपका 5,000 रुपए। तो 5,832 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 832 रुपए आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। तो 832 जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारे आखिरी सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आई के बाद समझ में, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और ये इसका 5वां भाग था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।